नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन के तीसरे लेक्चर में, यानी कि आज संडे है। आप सभी को पता है कि हम अपने यहाँ पे इस चैनल पे क्या करते हैं, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं हर संडे को। तो आई होप आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में कोई असुविधा नहीं होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की असुविधा है तो फिर उसके लिए हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक टीचर की एक बच्चे से या एक मित्र की एक दोस्त से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि सिर्फ अपने काम तक उसके। देखो, मैं आपके फैमिली इशू को नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन आपके अगर किसी एजुकेशन सेक्टर से कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम पूरी कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से आपको उसका सल्यूशन दिया जाए। मेरा यही कर्तव्य है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। ठीक है, मेरा प्रथम उद्देश्य यही है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में आज क्या करेंगे, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मानव विकास सूचकांक बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। जब जब ये रिपोर्ट आती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को झकझोर कर देती है, क्योंकि इसका रिपोर्ट जो आती है वो हम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत करती है। ठीक है, काफी ज्यादा दिक्कत करती है। तो फिर क्या करना है, आज हम लोग बस जानकारी देंगे। देखो, जानकारी लेंगे, साथ ही साथ जानेंगे इसको किस तरीके से और सुधार क्या किया जा सकता है, क्या है क्या नहीं है। एक एक शब्द पे चर्चा करेंगे निरंतर। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के समन्वय प्रार्थना करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर सहयोग देंगे। देखो, हम अपने इस चैनल पे बहुत कुछ करना चाहते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो किसी रीजन से बाहर जाके नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उनको समय के साथ साथ अपडेट करना है। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उस क्षेत्र में किस कंडीशन से मैं निकल के आया हूं। मैं जानता हूं कि उस क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, देश में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, देश में अपना योगदान देना चाहते हैं विकास में, लेकिन उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिनको लेकर वो नहीं कर पाते हैं और फिर उनका फैमिली इशू होता है। तो हर चीज तो मैं नहीं दूर कर सकता, लेकिन हाँ, मैं शिक्षा से एक चीज कर सकता हूँ कि मेरा एक उद्देश्य है, शिक्षा हर गरीब का अधिकार है, जो मैं दिला के रहूंगा। और इस चैनल पे जितना मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ, जिस तरीके से मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ, आप 1000 रुपये वीक मंथली दे के पढ़ोगे तो इतना अच्छा कोई टीचर नहीं पढ़ा, क्योंकि उसको अपना पैसे कमाने से मतलब है, ना कि आपकी समझदारी से या आपके विकास से। ठीक है, आप नहीं तो 1 2 4 महीने किसी इंडिविजुअल क्लास में जाइए, कहीं पे आप कोचिंग करके आइए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, क्या वो जो पढ़ा रहे हैं और यहाँ जो पढ़ रहे हो उसमें कोई डिफरेंस है? जो भी है अनुभव करिए और उसके बाद निसंकोच, अगर अच्छा है तो बताइए, बुरा है तो बताइए। मुझे किसी चीज से ये नहीं कि आपने मेरा विरोध किया तो मैं, क्योंकि विरोध उसी का होगा ना जो कोई अच्छा करना चाहता है। जब मैं अच्छा करना चाहता हूँ तो उसमें मैं पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हूँ, तो उसमें मेरा विरोध होगा और मुझे अच्छा लगेगा कि कम से आप लोगों ने मेरी कमियों को देखा, तो मुझे बताया, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ये इसीलिए इतनी कहानी बताई क्योंकि इस चीज में वही चीज है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो अभी हमने बात की वही चीज है, यानी मानव सूचकांक विकास। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ये क्या है? देखो, 1990 के दशक में दो महान अर्थशास्त्रियों का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाए। तो वो दो महान, एक पाकिस्तान के होते हैं, महबूब उल हक। ठीक है, कब आता? ये 1990 के टाइम पे। ठीक, 1990 में ये कहाँ के होते हैं? तो महबूब उल हक जो हैं पाक के होते हैं, यानी पाकिस्तान के होते हैं। और भारत के, आप सभी को पता है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। ठीक है, जो अमर्त्य सेन है, इन दोनों ने मिलके क्या किया
ये HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार करने का क्या किया, मसौदा तैयार किया। ठीक है, कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो भारत को विकास करना है। भारत का जो आर्थिक विकास तो हो रहा है, जीडीपी की तरफ से देखा जाए तो हो रहा है, लेकिन क्या भारत का रियल में विकास हो रहा है उनको, और इन्होंने 3 आधारों के अकॉर्डिंग बांटा। तो देखो एक चीज बता दें, जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या है, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी। अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती, तो क्या कौन जारी करता है, यूएनडीपी। लेकिन इसमें 3 जो बेस बनाए गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए उन 3 बेस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक एक चीज से बताएंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो पाकिस्तान के महान अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी के कॉन्सेप्ट है, जो 1990 के दशक में आता है, यानी 1990 के दौरान आता है। आज हम देखेंगे आजादी के बाद से लगभग 75वां वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं आजादी की, और यहां तक भारत ने जीडीपी के स्तर में देखा जाए, जीडीपी के स्तर में देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ किया है। ठीक है, जीडीपी के स्तर पर देखा जाए तो भारत ने निरंतरता निसंदेह बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ किया है। ठीक है, आजादी के दौरान से आज तक का समय। लेकिन क्या ये एचडीआई यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या ऐसी ग्रोथ हुई है, तो नहीं, बहुत मामूली सी ग्रोथ हुई, बहुत मामूली सी ग्रोथ हुई है। कितनी हुई, 1.42%, 1.2%, 1.42%। ठीक है, 1.42% की मामूली सी ग्रोथ हुई, 1.42% की मामूली सी ग्रोथ हुई सिर्फ एचडीआई की कॉन्सेप्ट में देखे तो। अच्छा, ये मामूली सी पर क्यों ग्रोथ हुई, इसका बहुत बड़ा कारण है। वो कारण हम जानेंगे आपसे एक एक करके। देखो, ये आपका डायरेक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है डायरेक्टली तो नहीं पूछ लेगा, लेकिन हाँ आपको किसी मान लो पूछ लिया जाए भारत में ऐसी कौन सी संस्थाएं है, कौन सी ऐसी, आपसे एक क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, मेंस के लिए भी हो सकता है, इंटरव्यू के लिए हो सकता है, कि भारत में जो गरीब जनता है, जो निचला है स्तर के लोग हैं, उनको कैसे किया जाए, क्या क्या है, क्या क्या रिपोर्ट है, क्या क्या सुधार के, उसमें आपका ये जो बौद्धिक तर्क होता है यानी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये लेक्चर आपके लिए काम करेगी। यानी जो आपकी बौद्धिक क्षमता है सोचने के लिए, विचारने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए, ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो देखो, जब ये इन्होंने कहा, महबूब उल हक साहब और अमर्त्य सेन ने 3 कॉन्सेप्ट यानी 3 आधार बताए कि हम लोग किस आधार पे इसकी खोज करेंगे, यानी कि इसकी इंडेक्स निकालेंगे। तो इन्होंने 3 आधार क्या बताए। नंबर 1 ऐसे हम समझते हैं, देखो इन्होंने पहला क्या बताया, जीवन प्रत्याशा। क्या बताया, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, दूसरी बताई शिक्षा, तीसरा क्या बताया, आय। ठीक है, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है, जीवन प्रत्याशा को इन्होंने बताया कि जीवन प्रत्याशा क्या है, तो जीवन प्रत्याशा मतलब आपको सीधी सी बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, यानी जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा मतलब क्या है कि एक व्यक्ति उसका स्वास्थ्य और पोषण कैसा है उस आधार पर इन्होंने किया। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है ना कि इसको जो नापा जाता है 0 से लेकर 1 तक नापा जाता है, यानी कि 100 तक नहीं नापा जाता है, 0 से लेकर 1 तक नापा जाता है। और सबसे कम क्या होता है, 0 से लेकर अगर 0.05 तक है या इससे कम है, इससे कम है तो क्या होगा, तो एचडीआई क्या होगा, एचडीआई लो होगा, यानी एचडीआई होगा लो।
ठीक है, लो होगा। अगर 0.52 से लेकर 0.798 तक है तो ये क्या होगा, मीडियम होगा। कैसा होगा, मध्यम HDI होगा, मध्यम HDI होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर हाई है यानी उच्च है तो इसका क्या होगा, 0.799 से लेकर के 1 तक ये होगा, उच्च होगा, उच्च होगा। 0.799 से लेकर 1 उच्च होगा। तो यानी कि ये जो ह्यूमन विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक है, इसको हम किस आधार पर नापते हैं, 0 से लेकर 1 तक अंक देते हैं। उसमें सबसे कम यानी जो खराब होगा, जो लो होगा, वो क्या होगा, लो का ये बताया कि 0 से लेकर 0.50 से कम है, अगर अंक प्राप्त कर रहा है तो वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद अगर 0.50 से लेकर 0.798 तक अगर कोई देश अंक प्राप्त कर रहा है तो वो कैसा होगा, मध्यम यानी मीडियम होगा HDI में। अगर उच्च है तो उसको 0.798 से लेकर 99 से लेकर 1 तक की बात कही, यानी उच्च हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि हम कितने अंक देते हैं, किस आधार पर, 0 से 1 तक देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब आगे देखते हैं, यानी जो जीवन प्रत्याशा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो है इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करने वाला कौन है, UNDP। जो कौन है, UNDP। और इसमें क्या देखा जाता है, स्वास्थ्य पोषण स्तर को देखा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसको खाना मिल पा रहा है, सुरक्षित अच्छा पोषण मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो इस आधार पे नापा जाता है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कौन इसको जारी करता है, तो UNDP, UNDP। ठीक है, और इसको नापने के लिए एक इसका क्या है, फार्मूला है। इसको नापने के लिए क्या है, इसका एक फार्मूला है। हम इसको क्या कह सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, LEI कह सकते हैं। तो इसकी जो फार्मूला है वो क्या है, औसत LEI माइनस न्यूनतम। और कभी कभी PCS के में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये है औसत माइनस न्यूनतम, LEI ही हर जगह पे। यानी अभी हम लोग क्या जीवन प्रत्याशा के बारे में बात करें तो सिर्फ यही होगा। उसके बाद क्या है, अधिकतम LEI माइनस न्यूनतम। तो सीधी सी बात है कि किसी क्षेत्र में औसत क्या है, उसके बाद सबसे कम। देखो, हर चीज के पहलू होते हैं कि एक खूब उच्च होगा तो एक नीचा होगा, तो उसका हम क्या कहते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, जो हमारी GDP पे चलता आ रहा है, जिस आधार पे हमारी GDP निकलती आ रही है। GDP क्या है, किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र सीमा के अंदर वस्तु एवं सेवाओं द्वारा जो भी प्रतिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। मौद्रिक अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक यानी GDP कह देते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कह देते हैं। सीधी सी बात है, GDP का कॉन्सेप्ट समझ में है कि किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं द्वारा जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, हमारा GDP कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। GDP समझ में आ गई सबको। GDP समझ में आई तो क्या है कि यहाँ पे जैसे GDP है तो किसी की बहुत अच्छी होगी, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पा रहा है, कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, कम है। लेकिन तो अगर हम जब GDP निकालते हैं तो एवरेज निकालते हैं ना, देश का टोटल एवरेज ही तो निकल के आता है GDP का, हमारा देश इतना ग्रोथ कर रहा है या इतना रुक गया। ये तो नहीं कि अमीर की ग्रोथ अलग बता रहे हैं, हम गरीब की ग्रोथ अलग बता रहे हैं। ठीक, वो नहीं बताते। हम GDP में यही बताते हैं कि हमारे देश ने इस लेवल की GDP को प्राप्त किया, तो GDP में यही है। उसी तरह क्या है, UNDP में एक बहुत उच्च होगा और एक मीडियम होगा और एक क्या होगा, लो होगा। तो इन तीनों को मान लो इसने 100 नंबर प्राप्त किए, ठीक है, इसने 50 प्राप्त किए और इन्होंने 25 प्राप्त कर लिए, तो कितने हो गए, 100, 150, 175। अब 175 का हम एवरेज निकाले, यानी 3 से डिवाइड कर दे, यही तो एवरेज होगा। तो जो भी आए 15, 2, 25, अरे मान लो जो भी आ जाए 58 पॉइंट करके कुछ भी आ जाए, जो भी आ रहा हो भाई, मैथ उतनी अच्छी नहीं है, ठीक, अपना कर लो
फिर जो भी आए वो मान लो, तो वही एवरेज होगा ना, तो वही बताएंगे औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, यानी जो औसत जीवन प्रत्याशा है हमारी, उसके बाद जो न्यूनतम यानी 25 है, उसके बाद अधिकतम क्या है 100 है, उसके बाद फिर न्यूनतम, इसको हम इस फार्मूले में रख देंगे, जो भी रिजल्ट आए वो क्या होगा हमारा जीवन प्रत्याशा। और इसको कौन जारी करता है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पी है भैया यार, ये क्या है पी है आपका यूएनडीपी, यूएनडीपी, ठीक है, यही है आपका पी। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अगर इतनी बात समझ में आई तो आई होप कि अब मैं सारी बात आपको समझा ले जाऊंगा, ठीक है। और फिर से कह रहे हैं यार, तुम लोगों के लिए हमने कमेंट बॉक्स यानी जो आपका ये क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम सब कुछ दे रखा है, तो जहां पे मतलब आपको जिस चीज में सुविधा लग रही है, कई लोगों को लगता है कि नहीं हम अपना व्हाट्सएप नंबर क्यों शेयर करें, तो कोई बात नहीं, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, अगर आपको लग रहा है तो इंस्टाग्राम पे क्यों आए, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, किसी भी तरीके से आप फोन करके बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी टीम की तरफ से कभी भी आपको दोबारा कॉल नहीं किया जाए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, कोई मैसेज वैसे कभी नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये हमारी टीम के द्वारा कभी भी नहीं किया जाए, क्योंकि उद्देश्य है जिसको पढ़ना होगा वो स्वयं आएगा, बाकी अगर नहीं पढ़ना है तो हम लोग कभी प्रेशर नहीं करेंगे आपसे, नहीं कि आप पढ़िए हमारे साथ, अगर अच्छा लग रहा है, मैं अपने अंदर की एलिजिबिलिटी, अगर मैं काबिल हूं तो मैं तुम्हें अपनी तरफ लाऊंगा, अगर मैं काबिल नहीं हूं तो मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा, उसके लिए मुझे कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप तभी मुझे अपना 20 से 30 मिनट 40 मिनट देंगे जब मैं उस लायक काबिल हो जाऊं, सीधी सी बात, मैं एक चीज जानता हूं। तो इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। तो अब वही चीज हम जानेंगे शिक्षा। देखो शिक्षा को हम दो भागों में बांटेंगे। शिक्षा को किस भागों में बांटेंगे, दो। एक तो हम देखेंगे शिक्षा का जो है नामांकन किस तरह होता है। देखो हम अगर स्कूल में नामांकन कर सकते हैं, ठीक है, देखो हम लोग शिक्षा तो ग्रहण करने के लिए क्या स्कूल में दो प्रोसेस, एक तो नामांकन होता, उसके बाद क्या तो वास्तविक शैक्षणिक, वास्तविक शैक्षणिक, तो दूसरा कैसे कह सकते हैं वास्तविक शैक्षणिक। वास्तविक शैक्षणिक, इसका मतलब समझे, यानी जो हमारी शिक्षा है इसको दो आधारों में बांटा गया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि एक मोहल्ला है, यहाँ पे 100 बच्चे हैं जिनको शिक्षा की जरूरत है, इसमें क्या 90% यानी 90 लोग बच्चों ने जिनका दाखिला करा दिया गया, यानी 90 बच्चों को दाखिला करा दिया गया, और लेकिन दाखिला तो 90 बच्चों करा देगी यहाँ पे, यानी सरकार के द्वारा मिड डे मील जिसको प्रधानमंत्री पोषण योजना करने जा रहे हैं, अभी हुआ नहीं हालांकि करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इस उद्देश्य से यानी कि वजीफा मिलेगी, चलो एक टाइम का खाना मिल रहा है इनको खाने के लिए और कपड़ा लत्ता मिल रहा है, तो ये अपना टाइम पास के लिए 90%, 100 में से 100 को नामांकन तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, भारत है आपका, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने बहुत अच्छा सर्वे, बहुत अच्छा स्कोर देखा तो 90 मान लिया, तो क्या उन 90 में से वास्तविक 90 आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप देखेंगे 40 से 50 से 60, मैंने अधिकतम मान लिया 60 बच्चे वास्तविक शिक्षा आएंगे। तो इसको दो आधारों पे बांटा, यानी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको हमने दो बांटा, एक नामांकन देख लिया, एक वास्तविक शैक्षणिक देख लिया। मान लो किसी एरिया में, मान लो एक्स एरिया में क्या हो गया 100 बच्चे जिनको शिक्षा की जरूरत है, यानी उनका नाम का दाखिला कराना है, 100 में से 90 बच्चों को करा दिया, मैंने एक हाई कैटेगरी दे दी, ठीक है, उसमें से 60 बच्चों ने क्या किया वास्तविक शैक्षणिक किया, तो क्या होगा इसमें से वही 60 बच्चे तो ग्रोथ कर पाएंगे जो वास्तविक शैक्षणिक, क्योंकि ये 30 जो नहीं जा पा रहे हैं, कि इनकी कंडीशन है कि इनके अम्मा पापा क्या कहते हैं कि नहीं तुमको स्कूल नहीं जाना, हमारे साथ चलो लेबर का काम करो, या इनको कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि ये फैमिली नहीं सपोर्ट कर पाई, कोई ऐसी कंडीशन है, उस आधार पे तो हमने क्या बांटा, दो आधारों पे बांट दिया। किस आधार पे बांट दिया, दो आधारों पर बांट दिया, दो आधारों पर बांट दिया, ठीक है। जब दो आधारों पे बांट दिया तो इसकी भी हमें फार्मूला देखना है, लेकिन एक चीज जान लो, इसको जारी कौन करता, तो इसको जारी करता यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो शिक्षा की जो रिपोर्ट जारी करता है, आप सभी को पता जीवन प्रस्ताव यूएनडीपी बता दिया, यूएनडीपी एजुकेशन को यूनेस्को जारी करता है। इसके दो आधारों में बांटा, नामांकन और वास्तविक शैक्षणिक, ये भी बताए नामांकन क्या वास्तविक शैक्षणिक क्या, ठीक, इतनी बात बताई। अगर ये चीज समझ में आई तो इसका भी फार्मूला वही होता, अधिकतम औसतम, औसत माइनस न्यूनतम बटे अधिकतम
माइनस न्यूनतम, इसका भी यही सब जगह पे एजुकेशन लगा दो, एजुकेशन लगा दो, ठीक है। अब एजुकेशन के बारे में बात करो तो एजुकेशन होगा, यानी सीधी सी बात है जो हमारी शिक्षा है इसको दो भागों मानते हैं, एक नामांकन स्टेट डाल देते हैं और दूसरा क्या कहते हैं रियल एजुकेशन बता देते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि अगर 100 बच्चे किसी एरिया के हैं तो उसमें 90 बच्चों का नामांकन तो होगा, लेकिन वो 90 बच्चे पूरी तरीके से नहीं जाते शैक्षणिक होने के लिए, वो सिर्फ उनमें से 60 जाते हैं, तो उसको भी क्या बताइए ये आधार बताएगा। यानी कि सीधी सी बात है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको किस आधार पे 3 आधारों में बांटा जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और उसके बाद आती है जो तीसरी बात है वो क्या है आय, जिसको हम पीपीपी ऑब्लिक पीसीआई, यानी पीपीपी मतलब क्या है, पीपीपी का मतलब क्या है, अगर समझ में आ रहा है तो बताना जरूर पीपी का मतलब क्या है, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा जरूर होगा, अगर पढ़ा है तो फिर बताओ जरूर। यू एंड ए, तो अब हम देखेंगे आय के बारे में, तो आय की जो मतलब क्या है पीपीपी ऑब्लिक पीसीआई, देखो पीसीआई का मतलब क्या है पर कैपिटा इनकम, पीपी की मतलब क्या पावर परचेजिंग पार्टीज, ठीक है, यानी कि क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समानताएं कह दो, समता कह दो, दोनों सीमता, पार्टीज का मतलब क्या होता है पावर परचेजिंग, सॉरी पावर परचेजिंग है, क्रय है ना, तो पावर परचेजिंग पार्टीज यानी क्रय शक्ति समता, ठीक है, ये यानी और पीसीआई मतलब कि पर व्यक्ति कैपिटल इनकम, ठीक है, पर व्यक्ति कैपिटल इनकम, ठीक है, ये चीज पता है पीसीआई। अब इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड WORLD है, WORLD वर्ल्ड बैंक। तो अगर आय की रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP, और इसकी यूनेस्को। तो देखो एक चीज देख रहे हो कि इसमें 3 ऐसे संस्थान लग रहे हैं जो अपने आप में बहुत उच्च वर्ग का योग्यता रखते हैं, ठीक है, ह्यूमन डे। तो ये जो है ये इसका भी फार्मूला वही होता है, इसमें भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति की आय में कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी कमी आई है, उसके बारे में देखा जाता है। तो इसका भी फार्मूला वही है, औसत, क्या है, औसत माइनस न्यूनतम बटे अधिकतम माइनस न्यूनतम, ठीक है, अधिकतम माइनस न्यूनतम। इतनी बात समझ में आई। ये तो था किस आधार पर किया जाता है, यानी कि इसका किस आधार पर किया जाता है, इतनी बात समझ में आई। तो अब कोई पूछ ले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कितने देशों के लिए जारी है, तो 189 देशों के लिए। प्रेजेंट टाइम में 2020-21 की जो आया इसमें क्या आया, अभी शायद 20 का है, हाँ अभी 20 का ही आया, ठीक है, 2020 का है, इसमें भारत की रैंक कितनी 131वीं है। 2018 में कितनी थी 130, सॉरी 130 थी, और 2019 में कितनी थी इसकी, 2019 में थी 129। इतनी बात समझ में आई। और ये जो रिपोर्ट मैंने 3 साल की बताई है क्यों बताई है, अभी बताएंगे कि मेंस में इसको किस तरह यूज करना है, अभी बताते हैं, बस इतना देखो। इतनी बात समझ में आई कि हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या था, इसका किस आधार पर बांटा गया है, किस आधार पे, अगर ये 3 चीजें समझ में आई तो अब हमें कुछ चीजें हैं जो आगे विस्तार से जानकारी लेनी। तो चलिए आगे हम देखते हैं। बेसिक जानकारी तो जान गए, अब हम जानेंगे जो ये 1990 से लेकर 2021 तक इस रिपोर्ट आई है, तो डेफिनेट है यानी कि भारत में कुछ ना कुछ तो सुधार हुए होंगे ना, भारत में कुछ ना कुछ तो सुधार हुए होंगे। तो कौन से ऐसे क्षेत्र में सुधार हुआ या भारत में कुछ ऐसे सुधार क्या हो, क्योंकि देखो सीधी सी बात है हर चीज के 2 पहलू हैं। क्या है, 2 पहलू हैं। कोई भी चीज है एक अच्छा कार्य कर रहा होगा, उसके कुछ बुरे नतीजे भी आ रहे होंगे और कुछ अच्छे नतीजे आ रहे होंगे। तो हर चीज के 2 पहलू हैं, हम दोनों पहलू की तरफ देखेंगे, उसके साथ साथ हम अपनी राय देंगे यानी कि आगे और किस तरीके से कार्य किया जा सकता है और इसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है, फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हाँ अभी हम देख रहे हैं कि HDI में सुधार भारत में, यानी सीधी सी बात इसका मतलब क्या, भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास सूचकांक में सुधार जो हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो अभी बताया कि वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? 129 है HDI में। और देखें तो जब इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, आय कब की तुलना में 2005 और 6 की तुलना के दशक में देखें तो तब से लेकर आज तक यानी 2019 की रिपोर्ट तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 2 गुने से अधिक, कितने? 2 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई। यानी कि जो 2005 अधिक बढ़ोतरी। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति 2005 और 6 में 100 रुपये पर डे कमा रहा था तो आज वो लगभग 220 रुपये कमा रहा है। ऐसे देखो कि जब हम लोगों के दरअसल क्या हुआ उस टाइम पे, मैं अपने घर का एग्जांपल, तो मेरा घर बन रहा था 2005-8 के आसपास, ठीक है। उस समय मजदूरी कितनी थी? 80 रुपये या 100 रुपये ऐसे कुछ थी जो मजदूरों को दी जा रही थी, ठीक है। और अभी 2020 में फिर से मेरा घर बनना, ठीक है, मतलब कि कुछ नया पोर्शन बना है उसका, तो उसमें क्या हुआ, मजदूरों को 250 रुपये दिए जा रहे थे, प्लस उनके लिए नाश्ता पानी अलग से दिया जाता, लगभग 300 रुपये पर डे एक व्यक्ति का खर्चा आ रहा था, ठीक है। 50 रुपये का उनका नाश्ता हो जाता था। तो सोचो, मैं सीधा एग्जांपल, जब मैं 100 रुपया उस समय दे रहा था 2005, तो आज 220 में बता रहा हूं तो कम नहीं, यानी 2 गुने से अधिक उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है, उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। समझ रहे हो? तो क्या हुआ कि अगर 2019 में जब इसकी 129वीं रैंक आती भारत की, तो हम क्या देखते हैं कि 2005 से लेके 6 तक में प्रति व्यक्ति आय में कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी हुई, लगभग 2 गुनी से अधिक बढ़ोतरी हुई। एक ये आया है प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहें कि इसमें जो हमारे क्षेत्र में, अनन्य क्षेत्र में कई सारी समस्याएं आती, खास करके असमानताएं आती हैं। वो कौन सी असमानताएं आती हैं? उसमें भी काफी ज्यादा सुधार हुआ है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, कि जब हम लोग 2005 या 6 में थे, यानी कि उस समय हमारा भी बचपना था और आप सभी का बचपना रहा होगा, यानी कि इतनी समझदारी नहीं थी कि एजुकेशन पढ़ लिख के क्या करना है, ठीक है। गांव में भी इतना ज्यादा नहीं था एजुकेशन को, इतना ज्यादा, वो तो हम धन्य हैं, उस माँ बाप के बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पाला है, हम धन्य हैं इस धरती पर आए। वास्तव में मेरे माँ बाप ने मेरे को लेकर बहुत सक्रिय थे, मतलब मेरी एजुकेशन को लेकर बहुत सक्रिय थे, और आज तक हमारा सपोर्ट करते आ रहे हैं, किसी भी मामले में हो वो तो आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, और कभी भी उनकी इन सब चीज़ों को मैं कभी भी कितना भी अदा करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन उस समय जब शिक्षा का इतना ज़्यादा नहीं दिया जा रहा, तब भी उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मैं कभी भी, जब तक मैंने इंटर किया, मैं कभी भी, और इनफैक्ट आज तक मैं कभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों में मैंने जो पढ़ाया है, अभी मैंने जो पहला लेक्चर था, मेरा पहला लेक्चर इन्हीं सब चीज़ों पे था, यानी बेरोजगारी का मुद्दा जो था, और कई सारे ऐसे मुद्दे थे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन सब मुद्दों पे पहला लेक्चर था मेंस का। दूसरा भी लेक्चर था कोरोना और उसके प्रभाव, यानी अर्थव्यवस्था कैसे क्या, दूसरा लेक्चर वो था जो पिछले संडे था, और आज तीसरा है इसमें, ठीक है। उस समय अगर स्कूल हुआ करते थे, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे टीचर नहीं थे। अगर टीचर है तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो बच्चे नहीं, अगर इन सब का माहौल है तो वहाँ पे पढ़ने का माहौल ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी। खैर वहाँ पे उस समय प्राइवेट स्कूल थे, वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे थे उस समय। खासकर मैं जिस विद्यालय से पढ़ा हूँ, बहुत से आप लोगों ने पढ़ा होगा, शिशु मंदिर चल के एक संस्थाएं चलती थी, उससे मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, और नैतिक जीवन में उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया, उस विद्यालय ने बहुत कुछ सिखाया, उसका मैं ऋणी रहूँगा सारा जीवन, आभार रहूँगा। कभी उन सब चीज़ों को हम लोग नहीं कर सकते, चाहे जितने भी सक्सेस क्यों होना हो जाए। हाँ, हम वहाँ पे अपना जो भी योगदान देंगे आगे चल के दे सकते हैं, वो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, और एक चीज आप समझ, 2005 और 6 के कॉन्सेप्ट में देखें, यानी उस दशक के समय देखें, तो छुआछूत के लेकर बहुत ज्यादा असमानताएं फैली थी, वो भी आज की टाइम पे लगभग ना के बराबर, कहीं थोड़ा इक्का दुक्का बचे, 1-2 एक्सेप्शन, बाकी लगभग खत्म हो गया, ठीक है।
एजुकेशन, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा बहुत अच्छी चीजें। तो ये सब चीजें क्या है, ये चीज हमें इंडेक्स ये दिखाती है कि हमारे यहाँ पे सुधार हो रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से सुधार नहीं हो पा रहे हैं जितनी तेजी से दूसरे देशों में हो पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत में सुधार हुए, इसमें नो डाउट सुधार नहीं हुए, हमारी आय लगभग दोगुनी से अधिक हो गई, हमारे नैतिक जीवन में सुधार हो रहे हैं, लेकिन हमें उस तेजी से विकास की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस तेजी से बढ़ना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि 1.42% की मामूली सी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है, 1990 के दशक से आज तक। अब आप सोच लो कि 10 साल उधर 21 साल इधर, यानी 31 सालों में सिर्फ हम 1.42% की बढ़ोतरी ही देख पा रहे हैं ह्यूमन विकास सूचकांक में, यानी मानव विकास सूचकांक में। क्या है, एक मामूली सी बढ़ोतरी। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, जिसको हम अब देखेंगे कि ये तो हमने देखा सुधार, यानी किन किन क्षेत्रों में सुधार हुआ। अब हम देखेंगे किन किन क्षेत्रों में अभी हम पीछे हैं और उनमें सुधार की कोशिश कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं किन किन क्षेत्रों में हमें पीछे हैं, उनके बारे में देखते हैं, यानी नकारात्मक पहलू को देखना जरूरी है। अब उनके बारे में देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि एचडीआई में खराब प्रदर्शन, यानी एचडीआई में जो खराब प्रदर्शन है इसका रीजन क्या है, कुछ कमियां हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सीधी सी बात है, आय में असमानता और लैंगिक असमानता, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके पर हम चर्चा करें। देखो 2018, 19, 20 की रिपोर्ट देखें तो भारत में लगभग हम लोग 2020 में क्या हुआ, एक पायदान का, एक नंबर का, 2 नंबर का हमें नुकसान हुआ और हमारी रैंक कितनी हो गई, 189 देशों की सूची में 130वीं हो गई, यानी 131 हो गई, यानी हमें नुकसान हुआ है रैंक में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जीडीपी तो ग्रोथ कर रही है, लेकिन क्या हर व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है। जीडीपी का मतलब मैंने बताया ना कि जीडीपी मतलब भारत में एक भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। तो जीडीपी, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा, और जिसके पास कम पैसा होगा क्या वो भी उतना पैसा कमा पाएगा। जीडीपी तो है पूरे भारत की जनता की, यानी पूरे देश की निकाल ली जाती है, लेकिन जीवन प्रत्याशा जो होती है हर इंडिविजुअल के आधारित होती है ना। तो हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि जो भारत की 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 के अनुसार अगर हम देखें तो भारत की जो 40% निचली है, भारत की जो 40% निचली जनसंख्या है वो क्या कर रही है। देखो एक चीज और बता दें, भारत में अगर हम अच्छाइयों में देखें, यानी कि जो एचडीआई है उसमें जो अच्छाइयों में देखें तो लगभग 271 मिलियन जो व्यक्ति थे, 271 मिलियन जो व्यक्ति थे जो 2005 और 6 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे आते थे, वो 2019 के दौरान क्या आ गए, गरीबी रेखा से उठ गए, यानी गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, ठीक है, यानी वो गरीबी रेखा से बाहर हो गए। ये उसकी अच्छाई थी, वो मैं वहां पे बताना भूल गया, मुझे ये शब्द अब याद आया तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसी के बाद अब रिलेटेड करके इसको बता रहा हूँ। तो 2018 में क्या देखते हैं, तो 40% जो जनसंख्या है भारत की, ये क्या आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, आर्थिक रूप से मामूली से बढ़ोतरी करे और 58% बढ़ोतरी करे, यानी जो भारत की 100 लोगों में से 40 लोग जो हैं उनकी आय में सिर्फ मात्र 58% की बढ़ोतरी हो रही, बाकी जो 60 लोग हैं इनकी आय में 122% की बढ़ोतरी हो रही। कितनी, 122% की बढ़ोतरी हो रही, लगभग 1.25% की पर व्यक्ति बढ़ोतरी हो रही, यानी 122% की बढ़ोतरी हो रही। जो भारत की 40 लोग हो उनकी मात्र मामूली बढ़ोतरी कितनी हो रही, 58% उनकी आर्थिक रूप से बढ़ोतरी हो रही, लेकिन जो 60 लोग हैं वो 122% की बढ़ोतरी हो रही। ये बताओ ये 40 और 60 का ये जो कॉन्सेप्ट है क्या इक्वल हो पाएगा, कभी कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 40% लोग कमजोर वर्ग से आ रहे हैं उनकी जो शिक्षा है वो सीमित हो जाएगा, स्वास्थ्य सीमित हो जाएगा, पोषण सीमित हो जाएगा, सब कुछ इनके बच्चों के जन्म से सीमित हो जाएगा। तो इस तरह भारत में विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यही क्या है, आय असमानता है, यही आय असमानता है और इसको लेकर देश को कार्य करना चाहिए।
दूसरी बात क्या है, लैंगिक असमानता। दूसरी बात क्या है, लैंगिक असमानता। तो अब हम क्या देखेंगे, लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता क्या है। देखो, लैंगिक असमानता की बात करें तो भारत में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति की 100 रुपए आय थी, कब की बात, 2005 और 6 की बात मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो वहां पे महिलाओं की आय कितनी थी, महिलाओं की आय मात्र 21.8% थी, यानी पूरे 22 रुपया भी महिलाओं की आय नहीं थी, जो भारत में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लैंगिक असमानता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें जो लैंगिक असमानता किस नंबर पे आती है, पढ़ाया है पढ़ाया, दिमाग में आ गया तो पूछ लिया, ठीक है। नहीं पढ़ा हो तो जाओ देख लो, जाके चैनल में पढ़ा है, चैनल में प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, कहाँ पे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे जाओ पढ़ लेना, बहुत मजा आएगी, बहुत आसानी तरीके से पढ़ा, याद आ गया तो पूछ लिया, बाकी कोई मर्जी है आपकी, ठीक है। तो 2005 और 6 के कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति की आय 100 रुपए थी तो वहां पे महिलाओं की मात्र आय कितनी थी, 21.8%, ठीक है। और देखें तो एक बहुत चिंता का विषय है, अगर 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो भारत में मात्र 20.8% यानी पूरी 21 महिला भी कार्य नहीं करती हैं, यानी कि महिलाओं को श्रम से दूर रखा जाता है। ये श्रम का मतलब ये नहीं है कि बेरोजगारी, ये वाला मजदूरी, यानी कि इनको शैक्षिक लेवल ही वो नहीं दिया है कि नौकरी में प्राप्त करें, महिलाओं और पुरुषों की इक्वलिटी हो, ये इनके सामने दिक्कत का सबसे बड़ा विषय है, यानी लैंगिक असमानता। तो HDI में हम क्या देखते हैं, आय को भी देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, तो कई सारी चीजें होती है जिस लिए भारत की रैंकिंग में गिरावट आती है, यानी भारत की रैंकिंग नीचे रहती है। रीजन क्या है कि आपने, चलो ठीक है, मान लो कि देखो भारत में जो चीजें हैं, तीनों चीजें बहुत मुश्किल से हैं। अब हमारी सरकार क्या कर रही है, बच्चों को पोषण के लिए नए नए मिड डे मील जैसी योजनाएं ला रही है, जीवन प्रत्याशा के लिए लोगों के लिए कई सारे काम कर रही है। क्या ऐसा पहले था? इसलिए अभी भी हम बहुत पीछे हैं। लाइफ जो हमारा जीवन है, अभी भी हम दूसरे देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं, और स्विट्जरलैंड इस मामले में नंबर 1 है, यानी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर, यानी क्या है, नंबर 1 पर है। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। अगर इतनी बात समझ में आई है तो बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आई, आई होप समझ में आएगी। तो ये क्या था कि खराब प्रदर्शन है। अब हम अगर देखें तो हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं, तो आगे जितने खराब प्रदर्शन थे उन्हीं को हम सुधार कर सकते हैं। यही चीज है कि यानी कि लैंगिक असमानता को दूर किया जाए। क्या किया जाए? आगे की राय में देखें तो लैंगिक असमानता को दूर किया जाए। और लैंगिक असमानता कब दूर हो गई? जीवन प्रत्याशा, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको सही किया जाए, स्वास्थ्य सही किया जाए, पोषण सही किया जाए, ठीक है, ये दूर किया जाए, लैंगिक असमानता दूर किया जाए। दूसरी बात क्या है? आय में इक्वालिटी की जाए, यानी कि जो आर्थिक लोगों को मदद किया जाए, आर्थिक लोगों को मदद किया जाए। जब ये रिपोर्ट पहली बार पेश की गई 1990 के दौरान, तो इसे पता क्या, जीडीपी के विकल्प के रूप में देखा गया, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, यह किसी देश की जीडीपी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था कि उस देश में जीडीपी की जगह पर हम उसके रैंकिंग को देखेंगे कि कितनी अच्छी रैंकिंग है। भारत देखो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ, ठीक है, 5वें नंबर पे पहुंचने वाला है, पहुंच गया है। तो
तो ये सब चीजें हैं जो आप इतनी तेज विकास करेंगे, लेकिन क्या आप देश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो मजबूत है, लेकिन क्या यहाँ के HDI यानी मानव विकास सूचकांक में भी क्या सुधार हो रहा है? आर्थिक लैंगिक असमानता को दूर किया जाए, ठीक है, और आय की असमानता को दूर किया जाए, शिक्षा में बढ़ोतरी की जाए, स्वास्थ्य लोगों को दिया जाए, उच्च शिक्षा प्रदान की जाए, और लोगों को पोषण के लिए सही सही समय पर सरकार के द्वारा सही क्रियान्वित किया जाए, सही योजनाएं लाई जाए, उनको सही तरीके से समन्वित तरीके से चलाया जाए। ऐसे कई चीजें हैं जिन पे हमें सुधार करने की जरूरत है। जिस दिन हम ये सब प्राप्त कर लेंगे तो उस दिन हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। यही था HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बिना सब्सक्राइब किए ना जाओ, अपने दोस्तों में शेयर। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।